Come to the next chapter, force and law of motion. First term is force. Force क्या होता है? तो any action which causes pull, heat or push on a body is called force. ऐसा कोई भी एक्शन जिसके कारण बॉडी में या तो पुल करेंगे अपन उसको या उसको पुश करेंगे तो दैट इज टर्म्ड एज फोर्स. मैनी इफेक्ट ऑफ फोर्स. फोर्स के बहुत सारे इफेक्ट हो सकते हैं. अ फोर्स कैन मूव अ स्टेशनरी बॉडी. कोई बॉडी यदि स्टेशनरी है तो उसको फोर्स के कारण अपन मूव कर सकते हैं. अ फोर्स कैन स्टॉप अ मूविंग कार. फोर्स के कारण चलती हुई कार जो है वो रुक सकती है. अ फोर्स कैन चेंज द स्पीड एंड डायरेक्शन ऑफ बॉडी. फोर्स के कारण बॉडी की स्पीड और डायरेक्शन में चेंज हो सकता है. अ फोर्स कैन चेंज शेप एंड साइज ऑफ बॉडी. फोर्स के कारण बॉडी के या ऑब्जेक्ट के शेप और साइज में चेंज हो सकता है. सो दिस ऑल आर द इफेक्ट ऑफ फोर्स. हियर वन थिंग essential which all you have to know that ऐसे यूनिट ऑफ फोर्स इज न्यूटन. फोर्स की ऐसे यूनिट क्या होती है? न्यूटन. उसको कैपिटल एन से रिप्रेजेंट करते हैं. और जो फोर्स है उसका क्वेश्चन आपको ऐसे होगा, डिफाइन फोर्स. तो अब आपको एज इट इज़ इनको नोट भी करते जाना है क्वेश्चन के साथ. मैं क्वेश्चन लिख देती हूँ. क्वेश्चन आएगा आपका, डिफाइन फोर्स एंड गिव इट्स इफेक्ट. फोर्स क्या होता है और उसके इफेक्ट आपको बताने हैं. तो ये क्वेश्चन नोट करना और उसके बाद एज इट इज़ आप आंसर नोट कर लोगे और उसके बाद क्या लिखोगे? ऐसा यूनिट ऑफ फोर्स. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, डिस्कस द टाइप्स ऑफ फोर्सेस. टाइप ऑफ फोर्सेस कितने होते हैं? तो दो टाइप के फोर्स होते हैं. वन इज बैलेंस फोर्स एंड अनदर इज अनबैलेंस फोर्स. लेट्स सी फर्स्ट बैलेंस फोर्स. व्हेन द नेट इफेक्ट प्रोड्यूस्ड बाय नंबर ऑफ फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी इज जीरो. यदि बॉडी पे बहुत सारे फोर्स लग रहे हैं, उसका जो नेट इफेक्ट है वो ज़ीरो है, तो वो फोर्स क्या होगा? बैलेंस फोर्स. लेट्स सी एन एग्जांपल. सपोज दैट इट इज़ इन हॉरिजॉन्टल सरफेस लाइक टेबल टॉप एंड अ ब्लॉक इज़ प्लेस्ड ऑन दैट टेबल. सो अब यहाँ पे देखो, मैंने एक टेबल ली, उसके ऊपर एक ब्लॉक रखा. एक बार मैं उसको स्ट्रिंग ए से राइट हैंड साइड में पुल कर रही हूँ और दूसरी बार स्ट्रिंग बी से उसको लेफ्ट हैंड साइड में, मीन्स साइमल्टेनियसली लेफ्ट और राइट में मैं क्या कर रही हूँ? उसको पुल कर रही हूँ. अब यहाँ पे क्या होगा? न तो ब्लॉक ए की तरफ आगे बढ़ पाएगा और न ही ब्लॉक बी की डायरेक्शन में आगे जा पाएगा. अब यहाँ पे डिस्कशन देखो. इफ़ वी पुल ए एंड बी विथ इक्वल मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स. यदि ए से और बी से दोनों से सेम मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स से यदि अपन उसको आगे इधर पुल कर रहे ए की डायरेक्शन में और इधर कर रहे बी की डायरेक्शन में, तो ब्लॉक डज नॉट चेंज द स्टेट ऑफ रेस्ट. तो ब्लॉक की रेस्ट की स्टेट में कोई चेंज नहीं होगा. इस टाइप के फोर्स को अपन बोलेंगे बैलेंस फोर्स. इट मीन्स यदि मैंने फोर्स ए की डायरेक्शन में लगाया है लेकिन ब्लॉक में डिस्प्लेसमेंट नहीं हुआ, क्यों? क्योंकि उतना इक्वल मैग्नीट्यूड में फोर्स बी की डायरेक्शन में भी लग रहा था, इसीलिए ये ब्लॉक यहाँ से डिस्प्लेस नहीं होगा. तो सच टाइप ऑफ फोर्स इज नोन एज बैलेंस फोर्स. दैट इज़ यहाँ पे ब्लॉक में यदि कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रहा है, वो अपनी जगह बैलेंस है, तो दैट फोर्स एट दैट condition is termed as balanced force. Okay. Now next is unbalanced force. When net effect produced by number of force acting on the body is not ज़ीरो या नॉन ज़ीरो. यदि जो इफेक्ट हो रहा है फोर्स का बॉडी पे जो लग रहा है वो ज़ीरो नहीं हो रहा है, इट मीन्स वो बैलेंस नहीं हो रहा है. इन सच केस द फोर्स इज सेड टू बी अनबैलेंस फोर्स. फॉर एग्जांपल, अ बॉय वांट टू रीलोकेट द रेफ्रिजरेटर इन हिज हाउस. सपोज कि अपन कोई एक, यहाँ पे एग्जांपल की बेसिस पे चलो, सपोज कि कोई बॉय है, वो अपने घर में रेफ्रिजरेटर को रीलोकेट करना चाहता है. इट मीन्स उसकी पोजिशन को क्या करना चाहता है? चेंज करना चाहता है. ही पुशेस रेफ्रिजरेटर विथ स्मॉल फोर्स, द रेफ्रिजरेटर नॉट मूव. यदि वो रेफ्रिजरेटर को स्मॉल फोर्स से पुश करेगा तो क्या रेफ्रिजरेटर मूव होगा? नहीं होगा. बट इफ़ ही पुशेस रेफ्रिजरेटर हार्डर दैन रेफ्रिजरेटर मूविंग. यदि वो बहुत तेज़ी से उसको पुश करने लगेगा, किसको? रेफ्रिजरेटर को पीछे से. यदि रेफ्रिजरेटर को वो बॉय पीछे से पुश करने लगेगा, सो इन दैट केस रेफ्रिजरेटर स्टार्ट मूविंग. इन दी अबव एग्जाम्पल देयर इज़ एन अनबैलेंस फोर्स. अब क्या हुआ? रेफ्रिजरेटर ने अपनी पोजीशन को चेंज कर दिया और वो कहाँ पे जाने लगा? आगे की तरफ, जिस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है. तो सच टाइप ऑफ फोर्स इज टर्म्ड एज अनबैलेंस फोर्स. इस अनबैलेंस फोर्स के कारण रेफ्रिजरेटर में क्या होने लगा? मोशन. ओके. नाउ सो हियर
अब आपने यहाँ देखा कि आपने फोर्स पढ़ लिया, टाइप्स ऑफ फोर्स पढ़ लिया, दैट इज बैलेंस फोर्स एंड अनबैलेंस फोर्स. नाउ आफ्टर दैट कम टू द न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन. न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट टॉपिक ऑफ द चैप्टर. 1 by 1 में फर्स्ट लॉ, सेकेंड लॉ, थर्ड लॉ की स्टडी करनी है आपको, और मैं आपको 1 by 1 बताती जाऊँगी. आफ्टर दैट आपको कुछ टर्म्स आएगी, उनकी स्टडी करनी है. फर्स्ट statement is that Newton's first law of motion. Question में arises as state Newton's first law of motion. Newton का first law क्या है, उसकी statement बताओ. It states that an object will continue to remain in the state of rest or of uniform motion along the straight line unless an external force act on it. न्यूटन का फर्स्ट लॉ ये बोलता है एक ऑब्जेक्ट कंटिन्यू होगा यदि उसकी रेस्ट की स्टेट में है तो रेस्ट की स्टेट में, और यदि वो मोशन की स्टेट में है तो मोशन की स्टेट में कंटिन्यू होगा. और वो रेस्ट और मोशन कहाँ होगा, स्ट्रेट लाइन में, और तब तक कंटिन्यू होगा जब तक अपन उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाते. इट मीन्स यदि ये एक ऑब्जेक्ट यहाँ पे रखा हुआ है, यदि मैंने इस पर कोई फोर्स नहीं लगाया तो ये यहीं रखा रहेगा. लेकिन यदि ये ऑब्जेक्ट मोशन में है तो तब तक मोशन में कंटिन्यू एज इट इज़ उसका मोशन होगा जब तक या तो मैंने इसको पीछे से फोर्स नहीं एक्सर्ट करा. सो वी कैन से दैट एन ऑब्जेक्ट इज इन द स्टेट ऑफ रेस्ट, इट रिमेन इन रेस्ट. इफ इट इज़ इन मोशन, इट रिमेन इन मोशन until or unless an external force is act on it. Okay, for example, a person standing in a moving bus fall forward of driver apply brake suddenly. एग्जाम्पल आप देख सकते हो कि यदि पर्सन खड़ा है बस में और बस क्या हो रही है, मूव हो रही है. जैसे ही ड्राइवर ब्रेक लगाएगा तो वो पर्सन कहाँ पे फॉल होगा, फॉरवर्ड डायरेक्शन में. सो दिस आर द एग्जाम्पल ऑफ न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन. नाउ कम टू द न्यूटन सेकेंड लॉ. सो क्वेश्चन में अराइज एज स्टेट न्यूटन सेकेंड लॉ. न्यूटन का सेकेंड लॉ क्या बोलता है, तो न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन स्टेट्स दैट द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अप्लाइड एक्सटर्नल फोर्स. अब मोमेंटम का जो चेंज है, रेट मीन्स टाइम के साथ जो मोमेंटम में चेंज हो रहा है, मोमेंटम को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, पी से. तो del P upon del T is directly proportional to applied force and टेक प्लेस इन द डायरेक्शन ऑफ एक्सटर्नल फोर्स. अब यहाँ पे आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है, अभी मैंने आपको मोमेंटम नहीं बताया एक्चुअली मोमेंटम क्या होता है. नेक्स्ट टॉपिक अपना वही है मोमेंटम. तो पहले यहाँ पे बस आप इतना समझ लो कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम जो है वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, अप्लाइड फोर्स के. रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम मीन्स मोमेंटम का टाइम के साथ चेंज. तो सेकेंड लॉ क्या बोलेगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अप्लाइड एक्सटर्नल फोर्स. अब नेक्स्ट क्वेश्चन, डिफाइन मोमेंटम. अभी ऊपर आया था ना मोमेंटम क्या होता है, तो पहले उसको डिफाइन कर लेते, उसकी यूनिट देख लेते, फिर अपन जाएंगे थर्ड लॉ पे. ओके, मोमेंटम मेजर द क्वांटिटी ऑफ मोशन पजेस्ड बाय बॉडी. किसी भी बॉडी के मोशन को मेजर करने के लिए अपन किसका यूज़ करते हैं, मोमेंटम का. अगेन मैं आपको रीड करके एक्सप्लेन करती हूँ. मोमेंटम मेजर द क्वांटिटी ऑफ मोशन पजेस्ड बाय बॉडी. मोमेंटम किसको मेजर करता है, बॉडी के मोशन को. इट इज़ डिफाइंड एज प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी ऑफ बॉडी. मोमेंटम क्या होगा, बॉडी के मास और वेलोसिटी का प्रोडक्ट. दैट इज़ यदि बॉडी का मास m है, उस पर जो वेलोसिटी है वो v है, तो मोमेंटम क्या होगा, मास इनटू वेलोसिटी, दैट इज़ mv. अब ऐसे यूनिट ऑफ मोमेंटम क्या होगी, मास की यूनिट होती है kg, वेलोसिटी की यूनिट होती है मीटर पर सेकेंड, तो मोमेंटम की यूनिट क्या होगी, kg मीटर पर सेकेंड. अब आपसे कोई भी पूछेगा व्हाट इज़ मोमेंटम, तो आप दो डेफिनेशन दे सकते हो. इट इज़ डिफाइंड एज प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी. मोमेंटम क्या होता है, तो मास और वेलोसिटी का प्रोडक्ट होता है. और सेकेंड आप ये बोल सकते हो मोमेंटम मेजर द क्वांटिटी ऑफ मोशन इन बॉडी. बॉडी में जो मोशन को मेजर करने के लिए अपन टर्म यूज़ करते हैं, दैट इज़ मोमेंटम. ओके, नाउ कम टू द न्यूटन थर्ड लॉ. न्यूटन थर्ड लॉ क्या होता है, टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन. हर एक एक्शन का इक्वल और अपोजिट रिएक्शन होता है. फॉर एग्जाम्पल इफ़ एनीवन हर्ट्स यू, यदि कोई आपको परेशान करता है बार बार, सो व्हाट विल योर रिएक्शन, आपका रिएक्शन भी क्या होगा, आप उसको उतना ही क्या करना चाहोगे, परेशान. सो न्यूटन का थर्ड लॉ क्या बोलता है, टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन. हर एक एक्शन का इक्वल और अपोजिट रिएक्शन होता है. मीन्स जिसका एक्शन आपके साथ जैसा होगा, आपका रिएक्शन भी क्या होगा, उसी टाइप का होगा. ओके, नाउ नेक्स्ट इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम.
मोमेंटम क्या है ये तो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। अब आपको पढ़ना है उसका कंजर्वेशन। तो कंजर्वेशन मीन्स मैंने लास्ट चैप्टर में आपको वर्क एनर्जी में कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी बताया था। तो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी में आपने क्या देखा था, एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, ओनली ट्रांसफर फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। इट मीन्स कंजर्वेशन मीन्स क्या, ना तो वो क्रिएट होगी ना डिस्ट्रॉय होगी, बस एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में ट्रांसफर होगी। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या है, तो अकॉर्डिंग टू दीज लॉ the total momentum of system of object remain conserved before and after their interaction collision, provided that there is no external unbalanced force acting on them। इस लॉ के अकॉर्डिंग जो टोटल मोमेंटम होगा सिस्टम का वो कंजर्व होगा कोलिजन से पहले और कोलिजन के बाद। मीन्स दो ऑब्जेक्ट है, यदि एक दूसरे से जैसे ये दो ऑब्जेक्ट है ये एक दूसरे से कोलाइड कर रहे हैं, तो बिफोर कोलिजन मीन्स जब वो सेपरेट है, और आफ्टर कोलिजन उनका मोमेंटम क्या होगा, कंजर्व होगा। दिस इज द स्टेटमेंट ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। अब इसको अपन मैथमेटिकली समझ लेते हैं, क्योंकि इसमें आएगा क्वेश्चन ऐसे होगा, स्टेट लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम एंड डिराइव इट। क्वेश्चन आपका होगा स्टेट एंड डिराइव लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। ओके, स्टेट एंड डिराइव लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। ये MOMENTUM मोमेंटम लिखा है मैंने, क्लियर। और ये कंजर्वेशन की स्पेलिंग आप ऊपर से कंप्लीट कर लेना, मेरे यहाँ स्पेस नहीं है तो मैंने आप यहाँ पे स्किप कर दिए। दिस इज़ द क्वेश्चन। अब यहाँ पे देखो इसका मैथमेटिकल अपन देख लेते हैं। कंसीडर अ सिस्टम ऑफ ऑब्जेक्ट। एक सिस्टम लिया जिसमें दो ऑब्जेक्ट है, एक का मास है m1 और दूसरे का मास है एक का मास है ma, दूसरे का मास है mb। एक की इनिशियल वेलोसिटी है ua और दूसरे की इनिशियल वेलोसिटी है ub। ठीक, आफ्टर कोलिजन द बॉडी मूव विथ वेलोसिटी। और ये तो कोलिजन से पहले, इट मीन्स कोलिजन के पहले जब उनमें कोई मोशन नहीं था, तो इसका मास हो गया ma, इसका मास हो गया mb, इसकी वेलोसिटी हो गई ua, इसकी वेलोसिटी हो गई ub। अब जैसे ये दो ऑब्जेक्ट एक दूसरे से कोलाइड करे, यहाँ पे इनका कोलिजन हो गया, मीन्स दोनों से टकराई है। अब a का b पे जो फोर्स लग रहा है FAB और b का जो a पे फोर्स लग रहा है FBA। ठीक, ये बिफोर कोलिजन। अब आफ्टर कोलिजन जब वो दोनों वापस एक दूसरे से सेपरेट होंगे, तो जो MA है उसका वेलोसिटी है VA, जो MB है उसकी वेलोसिटी क्या है VB। अब अपने को ये डिराइव करना है कि ये वाला मोमेंटम इक्वल है दैट मोमेंटम। ओके, इसको अपने को मैथमेटिकली प्रूव करना है। लेट्स सी टोटल इनिशियल मोमेंटम ऑफ सिस्टम। अब सिस्टम का जो इनिशियल मोमेंटम होगा इट मीन्स बिफोर कोलिजन। अभी मैंने आपको बताया मोमेंटम इज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। तो मास क्या हो जाएगा ma, क्योंकि a ऑब्जेक्ट की बात कर रहे हैं, और वेलोसिटी वैसे तो v से रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन इनिशियल वेलोसिटी क्या होती है u। ये मैंने मोशन वाले चैप्टर में आपको ऑलरेडी बता दिया था कि इनिशियल वेलोसिटी इज u एंड फाइनल वेलोसिटी इज v। तो ये हो जाएगा ma ua प्लस MB/UB, क्योंकि दो ऑब्जेक्ट है, दो का मास दो की वेलोसिटी। और फाइनल मोमेंटम क्या होगा MAVA प्लस MBVB। अब इन दोनों को अपने को इक्वल लाना है। ठीक, ये इक्वल प्रूव करना है। अब प्रूफ पे अपन चलते हैं। न्यूटन्स थर्ड लॉ। न्यूटन थर्ड लॉ क्या है, टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। मीन्स जो FAB पे जो A का B पे जो फोर्स लग रहा है वो इक्वल होगा किसके, B का A के, लेकिन अपोजिट होगा, दैट इज नेगेटिव साइन होगा। अब आपको न्यूटन का सेकेंड लॉ क्या है ये मैं आपको डिराइव करके बताऊंगी अभी। तो सेकेंड लॉ से डिराइव होता है F इक्वल टू ma। वैसे आपने सेकेंड की स्टेटमेंट से करा था, F इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू dp/dt, और इसका जो डेरिवेशन था वो F इक्वल्स टू ma था। अब यहाँ पे F की जगह मैं रख रही हूँ ma, तो ma इधर और ma उधर। अब a को अपन एक्सेलरेशन को क्या लिख सकते हैं, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो a के केस में होगा va माइनस ua, क्योंकि फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, और b के केस में होगा vb माइनस ub, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन में टाइम। टाइम से टाइम क्या हो जाएगा, कैंसिल। और यहाँ पे नेगेटिव साइन इसलिए आया क्योंकि ये दोनों वैल्यू में इसमें रख रही हूँ। तो यहाँ पे ma और यहाँ पे ma, ये b माइनस a हो गया और ये a माइनस a हो गया। अब ma का मल्टीप्लाई va में, तो ma va माइनस ma का ua में, तो ma ua माइनस mb vb और माइनस माइनस प्लस MB UB। अब ये माइनस का इधर आके किसका हो गया, प्लस का। मीन्स MB VB इधर आके प्लस का और MA UA उधर जाके प्लस का, क्योंकि ये माइनस का है।
क्यों, अब देखो मैंने यहाँ पे एक्सेलरेशन को कैसे लिखा है, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो फाइनल वेलोसिटी है va, इनिशियल वेलोसिटी है ua और अपॉन में टाइम। अब यहाँ पे देखो टोटल मोमेंटम ऑफ टू ऑब्जेक्ट इज कंजर्व, दोनों को ऑब्जेक्ट का मोमेंटम क्या है, कंजर्व।